हाँ जी, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और नए एपिसोड में। और जिस तरीके से पूरी दुनिया लगी हुई है कि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें किसे खिलाना है और हम लगे हुए हैं कि हमें कैप्टन किसे बनाना है। बीजीडी के बाद से जिस तरीके से कैप्टनसी को लेके जो भसड़ फैली हुई है, उसको जिस तरीके से बीसीसीआई समेट रही, सबसे पहले तो वो गलत है। उसके बाद हमारे कप्तान साहब ने बीजीडी के लास्ट टेस्ट मैच में जिस तरीके से मिड इनिंग में आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि मैं 2 बच्चों का बाप हूं, मेरे सर पे भी दिमाग है और बुमराह को किस तरीके से यूज करना है ये मुझे पता है। उसके बाद जब बुमराह इंजर्ड हो गए, उसके बाद रोहित शर्मा का कोई इंटरव्यू नहीं आया, रोहित शर्मा का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया, अलाउड है नहीं अलाउड है ये पूछने भी नहीं आए। तो टी20 के लिए जो इंडिया टीम का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, कैप्टनसी को लेकर बात करेंगे, गौतम गंभीर के अप्रोच को लेके बात करेंगे, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रथा के अनुसार आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि साल के शुरुआत में ही पहले टेस्ट मैच में ही पहला दिन कवर करने के बाद मैं जिस तरीके से गायब हुआ उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और उस चीज को मैं अवॉइड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि साल के पहले टेस्ट मैच में पहला दिन कवर करने के बाद नेक्स्ट डे मेरी दीदी मेरे को सरप्राइज करने आ गई मेरे भांजे के साथ। तो उन्हें मुंबई घूमना था और उन्हें घुमाना था, और शायद ये साल के बीच में होता तो मैं फिर भी मना कर देता कि नहीं मुझे काम है और मैं नहीं कर पाऊंगा, बट क्योंकि वो साल का शुरुआत था तो मैं नहीं चाहता था कि जिस हक से दीदी आई थी मैं उनको डिसअपॉइंट करूं। और साल का शुरुआत है तो हर किसी के लिए अच्छा होना चाहिए, इस वजह से मैंने मना नहीं किया उन्हें। और फिर उसके बाद मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और इस बीच में जिस तरीके का केओस इंडियन क्रिकेट में मचा है, जितनी नजर इंडियन क्रिकेट पे पूरी दुनिया की रही है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले तो बीजीटी से शुरू करते हैं। 5th टेस्ट मैच के पहले दिन ही जिस तरीके से इंडिया टीम ऑल आउट हो गई थी पहले दिन में ही, उसके बाद सैम कॉन्स्टेंस और उस्मान ख्वाजा जब बैटिंग करना है, उसके बाद सैम कॉन्स्टेंस और जसप्रीत बुमराह के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुआ, उसके बाद उस्मान ख्वाजा को जिस तरीके से बुमराह ने आउट किया था, वो एक एपिक प्लेटफॉर्म था एक अच्छे टेस्ट मैच के लिए। बट हमारे बॉलर्स ने इस पूरे सीरीज में हर कुछ किया। मतलब हम सिराज को भी अगर क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं कि सिराज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अच्छे फॉर्म में नहीं थे, तो भी सिराज ने इस 5 टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा ओवर करा है। और अगर हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक चीज में हम उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो फिटनेस 5 टेस्ट मैच में सिराज ने दिखाया वो अप्रिशिएट करने वाली चीज है। क्योंकि एक फास्ट बॉलर होके जिस तरीके का फिटनेस सिराज ने दिखाया है इतने सारे ओवर कराने के बाद, डेफिनेटली विकेट्स नहीं मिले, लाइन लेंथ भी अच्छी थी, थोड़े से लकी होते तो शायद और विकेट्स होते उनके पास। विकेट भी हैं, ऐसा नहीं है विकेट नहीं है, बट थोड़े इकोनॉमिकल होते और थोड़े कंसिस्टेंसी के साथ विकेट्स आते तो शायद बुमराह को और ज्यादा सपोर्ट मिल जाता। बट स्टिल हमें ये अप्रिशिएट करना होगा कि सिराज ने जो अपना फिटनेस दिखाया है थ्रू आउट द सीरीज वो कमेंडेबल है, मतलब उस चीज का अप्रिशिएशन बनता है। और प्रसिद्ध कृष्णा की अगर हम बात करें तो लास्ट टेस्ट मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपना इंपैक्ट अच्छा डाला। सिर्फ एक जो पॉइंट था जो कि हमारे अगेंस्ट गया बॉलिंग डिपार्टमेंट के तरफ से, कि अगर सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अगर एक्स्ट्रास कम दिए होते तो हम शायद और थोड़ी सी लीड ले सकते थे। जो 4 रन की लीड हमने पहले इनिंग में ली थी वो शायद 20 रन के अराउंड की हो सकती थी। और सेकेंड इनिंग में जिस तरीके से स्टार्टिंग में सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरीके से वाइड कराए थे, अगर वो भी रुक जाते तो भी शायद ऑस्ट्रेलिया पे थोड़ा और प्रेशर आता। बट सेकेंड इनिंग में आते आते जिस तरीके से बुमराह फर्स्ट इनिंग में ही ग्राउंड छोड़ के चले गए थे, उनके बैक पे स्पैजम था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी लीड को और कम कर दिया। और फिर जब सेकेंड इनिंग में हम बैटिंग करने आए, हमारे बैटर्स ने पूरी तरीके से डिसअपॉइंट। और सेकेंड डे पे जब रोहित शर्मा अपना इंटरव्यू देने आए बीच मैच में, ये बहुत सरप्राइजिंग था। ये जिस तरीके का पीआर कैंपेन चल रहा था, हर कोई पीआर कैंपेन ही बोल रहा है, और पीआर कैंपेन बोलो या जो भी बोलो, जिस भी तरीके से चीजों को हैंडल किया गया है वो बहुत ही मतलब ऐसा डिसग्रेसफुल है। उसमें डिग्निटी कहीं पे भी नहीं थी। विद्या बालन से ट्वीट आ रहा है, मियां खलीफा से ट्वीट आ रहा है, पता नहीं किस किस से ट्वीट आ रहा है जो कि क्रिकेट को कभी देखते भी नहीं, जिसको शायद पता भी ना हो कि रोहित शर्मा है कौन। ऐसे लोगों के भी ट्वीट आ रहे हैं कि रोहित को हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही डिसग्रेसफुल था। और रोहित शर्मा ने आके जिस तरीके से इंटरव्यू दिया था कि कोई माइक पकड़ के मतलब ऐसा कमेंट्री से कुछ बोल रहा है, या फिर यूट्यूब पे या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आके कोई बोल रहा है कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, तो मैं ये सब सुनता नहीं। और मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मेरे सर पे भी दिमाग है, तो मुझे पता है कि वो कैसे करना है। और जसप्रीत बुमराह से मेरी बात हो रही थी लगातार, तो फिटनेस को लेके और वर्कलोड को लेके हम बात कर रहे थे, ये सारी चीजें बोली।
वहां तक भी ठीक, बट अगर यही इंटरव्यू मैच के पहले आ जाता, जब वो खुद अनाउंस करते कि मैं खुद को ड्रॉप कर रहा हूं, शायद वो बेटर होता। मैच खत्म होने के बाद वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रोहित शर्मा आ सकते। बीजीटी खत्म होने के बाद से रोहित शर्मा का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मैच के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और बीजीटी खत्म होने के बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना, ये वियर्ड है। इस चीज को कैसे देखा जाए, किसी भी एंगल से देखो, ये चीज कहीं से भी सही नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें इतना पॉलिटिक्स दिख रहा है। किस तरीके से अपनी इमेज को सही करनी है, परफॉर्मेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, दूसरे को आके कॉल आउट करना कि कोई माइक के पीछे से बोल रहा है, कोई यूट्यूब पे बोल रहा है, कोई किसी और प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है। तो मैं भी 2 बच्चों का बाप हूं, मेरे सर पे दिमाग है, तो मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर पता है तो मैच खत्म होने के बाद, सीरीज खत्म होने के बाद रोहित शर्मा को आना चाहिए था, जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करनी चाहिए थी, आके एक पब्लिक अपॉलॉजी देनी चाहिए थी कि हाँ हमने लेट डाउन किया। और इन सब के बीच में सिर्फ कुछ लोग हैं जो कि सही मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि बीजीटी में फिर भी हमारे चांसेस कम थे जिस फॉर्म के साथ हम जा रहे थे। असल मुद्दा तो ये था कि जो हम न्यूजीलैंड से अपने घर में 3-0 हारे, वो अनएक्सेप्टेबल था। बीजीटी में हारना फिर भी एक बार को समझ में आता है, जिस फॉर्म को हम लेके जा रहे थे वहां पे मुश्किल होने वाला था हमारे लिए। बट घर पे एक ऐसी सीरीज जो कि शायद हमारे लिए एडवांटेज था, जिसमें उसको हमने हारा, वहां पे जो परफॉर्मेंसेज आई है, जो एक्शंस अब बीजीटी के बाद लिया जा रहा है, वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज पे ले लेना चाहिए था शायद। और जो लोग भी इस चीज को कॉल आउट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ज्यादा सही बात कर रहे हैं, वो क्रिकेट को सही एंगल से देख पा रहे हैं। और गौतम गंभीर के कोचिंग को लेके जिस तरीके की बातें हो रही है कि बायस्ड है, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चेतेश्वर पुजारा को उन्होंने मांगा था, उन्हें मिला नहीं, अब ये सारी चीजें बहुत ही लेम है। क्योंकि रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो रोहित शर्मा का भी कहना है कि रोहित शर्मा ने शार्दुल ठाकुर को मांगा था। अब ये मुंबई लॉबी बोलो, दिल्ली लॉबी बोलो, अब ये जिसका जो भी बायजम बोलो, फेवरेटिज्म बोलो, ये जो भी था, इसमें सफर इंडिया टीम ने किया। रोहित शर्मा कह रहे हैं कि उनको उनके हिसाब की टीम नहीं मिली, गौतम गंभीर कह रहे हैं उनको उनके हिसाब की टीम नहीं मिली। अब जो भी टीम इन दोनों को मिली थी, उसके हिसाब से भी तो इन्होंने सही प्लेइंग 11 नहीं खिलाया। लास्ट वाले टेस्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर भी खेल रहे थे, लास्ट वाले टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा भी खेल रहे थे, नीतीश कुमार रेड्डी भी खेल रहे थे, और उसके बावजूद वॉशिंगटन सुंदर से सिर्फ 1 ओवर कराया गया। अब ये समझ के परे है कि अगर ध्रुव जुरेल भी वहां पे है, अभिमन्यु ईश्वरन भी वहां पे है, अभिमन्यु ईश्वरन को एक भी मैच नहीं मिला। कई लोगों ने ये चीज बोली, रॉबिन उथप्पा का इंटरव्यू आया था, वो जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, विराट कोहली को लेकर कुछ बातें करी, उसमें रॉबिन उथप्पा का एक पॉइंट बहुत वैलिड लगा कि अभिमन्यु ईश्वरन ने डोमेस्टिक में 1000 से ऊपर रन मारे साल के अंदर, उसके बाद भी उस प्लेयर को अगर प्लेइंग 11 में 5 मैच में जगह नहीं मिल रही, जहां पे पूरी टीम फॉर्म में नहीं है, उसके बाद भी अगर उस प्लेयर को एक मैच भी नहीं मिल रहा है, इसका आंसर गौतम गंभीर से आने चाहिए, इसका आंसर रोहित शर्मा से आने चाहिए। और अब बीजीटी खत्म होने के बाद अब जो नए गाइडलाइंस आए हैं, नए रूल्स आए हैं बीसीसीआई की तरफ से कि फैमिलीज प्लेयर्स के साथ नहीं रुक पाएगी 2 हफ्ते से ज्यादा, वो भी 45 डेज के सीरीज में, और अलग अलग व्हीकल से प्लेयर्स ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, सारे के सारे प्लेयर्स एक ही टीम बस से ट्रैवल करेंगे। अब इस पे लोगों के अलग ओपिनियन है। लोगों का ये कहना है कि फैमिलीज की वजह से तो नहीं हारे, लोगों का ये कहना है कि जब पहले ये चीजें हो रही थी तो पहले क्यों नहीं मना। अब ये सारी चीजें यही दिखाता है कि प्लेयर्स अपने आप में कितने बड़े हो चुके हैं, और बीसीसीआई ने उनके तरफ जो सॉफ्टनेस दिखाई है उसको गलत वे में वो लेके गए। ये कभी भी गलत नहीं था कि अपनी फैमिली को अपने साथ लेके ट्रैवल करना, एक सीरीज पे लेके जाना, बट आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये चीजें आप डिमांड कर रहे हो कि आप अलग से ट्रैवल करोगे, आप अपनी फैमिली के साथ रहोगे, आप अपनी फैमिली को टाइम दोगे, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब इस पे लोगों का मिक्स ओपिनियन है। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ फैमिली की वजह से तो हारे, और कुछ लोगों का कहना है कि ये चीज होनी चाहिए थी। तो पॉइंट ये है कि ये चीज पहले होती आ रही थी। सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी वाला ये जो एरा आया है, इस पे बीसीसीआई भी काफी सॉफ्ट हो गई, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वाइफ्स गर्लफ्रेंड को ले जाना ये अलाउड नहीं होता था। अब पूरे पूरे सीरीज में फैमिली रुक रही है, और फैमिली रुक रही है तो फैमिली को टाइम देना, जो चीज गलत नहीं है, बट इससे आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ये जो चीज हुई है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है, पहले भी होता था, बीच में बंद किया था, पर प्लेयर्स ने इसे गलत तरीके से यूज किया। उनके परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, उसके बावजूद वो प्रैक्टिस मिस कर रहे हैं या फिर अलग व्हीकल से जा रहे हैं फैमिली के साथ। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। टीम में यूनिटी जिस तरीके से शैटर हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजीटी में सब एक्सपोज
लूज हुआ है, और ये चीजें हारने के बाद ही उठती है। ये डेफिनेट चीज है कि ये हारने के बाद ही उठती है, क्योंकि जब जीत रहे होते तब इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा होता। तो एटलीस्ट अब ये बातें हो रही है तो सही है। और कैप्टनसी को लेके तो जिस तरीके से भसड़ मचा है, रोहित शर्मा ने बीसीसीआई को जाके बोला है अभी रिसेंटली कि मैं कैप्टनसी करना चाहता हूं, आप जिस किसी को भी कैप्टन बनाना चाहते हैं नेक्स्ट कैप्टन, उसको मेरा फुल सपोर्ट होगा और मैं उसे पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ, ग्रूम कर रहा हूँ, तो आप देख लो, बट मैं कुछ टाइम के लिए कैप्टनसी करना चाहता हूँ। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बोल रहे थे या इंग्लैंड सीरीज के लिए बोल रहे थे, ये तो वही लोग जान सकते। और 12 तारीख को जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस होनी थी उस टाइम पे अनाउंस नहीं की। अब ये 19 या 20 जनवरी को होगा। और जसप्रीत बुमराह के इंजरी को लेके मैंने 4th टेस्ट मैच के लास्ट डे पे ही कहा था कि 5th टेस्ट मैच पे जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे दो। ये मुझे भी पता था कि लास्ट टेस्ट मैच डिसाइडर होने वाला है और उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन ये चीज मुझे नहीं पता कि ये मुझे दिख रहा है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है। जसप्रीत बुमराह पे जिस तरीके का वर्कलोड डाला गया था, इंजरी इनएविटेबल थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि सीरीज के खत्म होने के बाद जसप्रीत बुमराह इंजर्ड ना होते। पैट कमिंस को भी इंजरी हो गई। जितने ओवर्स पैट कमिंस ने कराए हैं, जिस तरीके से पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया को लीड किया है, जिस तरीके से पैट कमिंस ने मेक श्योर किया है कि ऑस्ट्रेलिया मैचेस जीते अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से, उसको भी इंजरी हुई है। एंकल फ्रैक्चर या एंकल स्पैज्म ऐसा कुछ हुआ है, और पैट कमिंस क्या कमाल का कैप्टन निकला है। हैट्स ऑफ टू हिम। जिस तरीके से फ्रंट से लीड किया है, पूरी टीम को लेके चला, कमाल। और रोहित शर्मा की कोई अपॉलॉजी नहीं है जसप्रीत बुमराह को लेके, गौतम गंभीर की कोई अपॉलॉजी नहीं है जसप्रीत बुमराह को लेके। सब चीजें अपने हिसाब से चल रही है। और सफर किसने किया? जसप्रीत बुमराह ने। अब शायद चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर सकते, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ना भी मिस करे तो लीग स्टेजेस के मैचेस मिस कर जाएंगे। 2 मार्च को जो न्यूजीलैंड वाला भी मैच होगा वो भी शायद ना खेले। तो सफर एक्चुअली में जसप्रीत बुमराह और इंडिया टीम कर रही है। फ्रिक्शन किसी के भी बीच में हो, रोहित शर्मा के बीच में हो, गौतम गंभीर के बीच में हो, या फिर पूरी टीम के बीच में हो, उसमें सफर अगर किसी ने किया तो वो जसप्रीत बुमराह ने किया और इंडिया टीम ने किया। और गौतम गंभीर के सरा में गौतम गंभीर जिस तरीके से किसी को स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते हैं, हर किसी को फ्लोटर की तरह यूज करना चाहते हैं, ये बहुत बुरा है। क्योंकि केकेआर या फिर एलएसजी के डगआउट में जब वो थे तब उनके पास सिर्फ 18 से 25 प्लेयर का एक पूल होता था, जिसमें से उन्हें सेलेक्ट करना होता था, जिसमें से उन्हें प्लेइंग 11 बनाना होता था। तो वहां पे प्लेयर्स को फिर भी एक बार को श्योरिटी होती थी कि अगर किसी को इंजरी होती है या फिर पूरी सीरीज के बीच में मुझे कोई ना कोई चांस मिल जाएगा, कोई ना कोई मैच खेलने को मिलेगा। बट अब जिस तरीके से टीम का कॉम्बिनेशन बन रहा है, स्क्वाड अनाउंस हो रहा है, इसमें किसी को कोई श्योरिटी नहीं है कि इस सीरीज के बाद नेक्स्ट सीरीज में उनका क्या होगा। क्योंकि अभी जो इंडिया का T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ है इंग्लैंड के लिए, उसमें काफी प्लेयर्स नहीं। तो सबसे पहले तो टीम पे नजर डाल लेते हैं कि इंडिया ने जो T20 स्क्वाड अनाउंस किया है वो देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन है। सबसे पहले तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो कैप्टन होंगे सूर्य कुमार यादव, विकेट कीपर संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी। अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी का कमबैक हो रहा है 14 महीने के बाद, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल। तो 2 कीपर रखे, ध्रुव जुरेल को रखा है, संजू सैमसन को रखा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अक्षर पटेल, जिसको मैचेस नहीं मिल रहे थे, जिसको चांसेस नहीं मिल रहे थे, 1-2 मैच मिल रहे थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो T20 खेला था, उसमें अक्षर पटेल को 1 या 2 मैच ही मिले थे, जिसमें से किसी में या तो वो पूरा ओवर करा रहे, किसी में शायद 1 ही करा रहे। तो कैप्टनसी भी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से हुई थी सूर्य कुमार यादव की। वहां पे भी थोड़े क्वेश्चनेबल डिसीजन लिए थे सूर्य कुमार यादव ने। स्टिल हम सीरीज जीत के आ गए थे और काफी अच्छा खेला था। तिलक वर्मा ने बहुत अच्छा खेला था, संजू सैमसन ने एक अच्छा कमबैक किया अपने लिए, और फिर वरुण चक्रवर्ती का जिस तरीके से कमबैक हुआ था। अब नीतीश कुमार रेड्डी को इस वाले टूर में चांस मिला है T20 में, लेकिन अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाना, साउथ अफ्रीका वाले टूर में मुझे ऐसा लगता है कि शायद हार्दिक पांड्या ही वाइस कैप्टन थे, और वर्ल्ड कप में जहां पे हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन थे, वहां से रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद जहां पे सबको लग रहा था कि हार्दिक पांड्या नेक्स्ट कैप्टन होंगे, वहां पे सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाना, फिर वाइस कैप्टनसी से भी हार्दिक पांड्या को हटाना, ये बहुत स्ट्रेंज है। और टीम में जो फ्यूड आ रहा है, जो ये फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, ये सब इसी वजह से हो रहा है। क्योंकि जिन प्लेयर्स को लग रहा है कि वो शायद ये चीज डिजर्व करते, उन्हें वो चीज मिल नहीं रही। और एक बार फिर T20 स्क्वाड में ईशान किशन नहीं है, और ODI स्क्वाड अभी अनाउंस होना है। ODI स्क्वाड जब अनाउंस होगा तो उसमें क्या पता श्रेयस अय्यर हो, नहीं हो, ईशान किशन को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं। राहुल द्रविड़ के टाइम पे इन दोनों प्लेयर्स के साथ चीजें थोड़ी सी बिगड़ी थी, BCCI कोच कैप्टन को लेके, बट उसके बाद से इन प्लेयर्स का कमबैक ही नहीं हो रहा है। और BGT में भी हमने देखा कि जिस तरीके से हमने टीम को सेलेक्ट किया था उसमें क्लैरिटी नहीं थी, और कई लोगों ने बहुत सही इंटरव्यूज दिए, या फिर उनके कई वैलिड पॉइंट थे कि जो हम
टेस्ट स्क्वाड लेके गए थे। ठीक है, हम ट्रांजिशन से जा रहे हैं, बट हम स्पेशलिस्ट कहां लेके गए? जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव को हम सिर्फ T20 खिलाते, उस तरीके से टेस्ट मैच में हम कोई भी स्पेशलिस्ट लेके नहीं गए। ना तो पुजारा था, ना रहाणे था, ना हनुमान विहारी था, और करुण नायर जिसका इतना नाम हो रहा है, जिसने 2022 में कहा था डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, वो इस टाइम पे धागे खोल रखे उसने। विजय हजारे ट्रॉफी में 6 में से 5 मैच में सेंचुरी मारी और 600 के एवरेज से खेल रहा है। कमाल, नेक्स्ट लेवल। और बीसीसीआई शायद अब कमबैक का सोचे भी, क्योंकि बीसीसीआई इसी तरीके से करती है कि जो डिजर्विंग प्लेयर है उन्हें डिजर्विंग फॉर्मेट में वो चांस नहीं देते, और उसके बाद जिस तरीके से जस्टिस कैंपेन चालू होता है उसके बाद उनकी नजर पड़ती है। तो बीसीसीआई की नजर तो हमसे पहले पड़नी चाहिए, बट फैंस जब एक जस्टिस कैंपेन लेके चलते हैं तब जाके बीसीसीआई को लगता है अरे नहीं, हमें तो इस प्लेयर को लेना चाहिए। तो बीसीसीआई में जो लोग सिलेक्शन करने बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपना काम तो कर नहीं रहे, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया को दिखाना पड़ रहा है कि उन्हें किसे टीम में लेके आना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सब चीजों के बारे में आगे भी वीडियो में बात करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। बहुत दिन के बाद कमबैक हुआ है, तो आप सभी से एक बार फिर से मैं माफी मांगता हूं। और जाने से पहले मैं आप सभी को सिर्फ 2 मैसेज के साथ छोड़ के जाना चाहूंगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर है जिनको हमारी जरूरत है। तो अगर आपके घर के आसपास ऐसे कोई जानवर आते हैं तो प्लीज उन्हें भगाए नहीं, और हो सके तो उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ा प्यार जरूर दे, इससे उनकी बहुत हेल्प होगी। और अपने घर के आसपास और अंदर पेड़ जरूर लगाए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।